नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे IBPS हो, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ICR, BHU, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों को हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारा सीरीज है यानी कि पार्ट 4 है, ये एग्रोनॉमी की है। ठीक है, इसके अंदर हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर के 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे कम अंकुरण प्रतिशत फसल में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे कम अंकुरण कौन सी फसल के अंदर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंकुरण प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अंकुरण प्रतिशत का निकालने का फार्मूला होता है कि अंकुरण बीजों की संख्या, ठीक है, अंकुरित बीजों की संख्या, ऊपर लिखेंगे बीजों की संख्या, नीचे लिखेंगे कुल बीजों की संख्या, कुल बीजों की संख्या, बीजों की संख्या इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए, इसके माध्यम से हम ये सूत्र, ये फार्मूले द्वारा हम बीज का अंकुरण प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल बीज कितने हैं, जैसे 100 बीज हैं, ऊपर अंकुरित कितने हुए, जैसे 60 हुए, तो इनका मतलब हम निकाल लेंगे कि अंकुरण प्रतिशत क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किसका होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे सबसे कम जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो कपास का होता है। इसके साथ याद रखेंगे भिंडी को भी याद रखेंगे। ठीक है, भिंडी को भी याद रखेंगे क्योंकि इन दोनों में अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 60 से लेके 65% तक अंकुरण प्रतिशत होता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत दोस्तों हो जाएगा 90 से 95%, 90 से 95% अंकुरण प्रतिशत हो जाएगा मक्का में। ठीक है, ये सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशत वाला होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत कौन सी फसल में होता है, तो आप लगाएंगे मक्का, सबसे कम भिंडी और कपास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सोयाबीन की बीज दर कितनी होगी यदि अंतराल 40 × 20 सेंटीमीटर और SI 20 ग्राम हो। SI का मतलब क्या होता है, सीड इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, सीड इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ 20 ग्राम है और अंतराल कितने डिस्टेंस रख रहे हैं, पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी 40 × 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं। तो सोयाबीन की बीज दर कितनी होगी ये आपको बताना है। 67 किलोग्राम या 85 किलोग्राम या 75 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि सीड इंडेक्स कहते किसे हैं। यानी कि कोई भी सीड लेंगे, अगर 100 दाने अगर हम ले रहे हैं, 100 बीज ले रहे हैं, तो उसको हम सीड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर 1000 दानों को हम ले रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको सीड, उसको अभी बता रहे हैं क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसके यहाँ पे सीड इंडेक्स पूछा है, तो सीड इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। सीड इंडेक्स किस प्रकार निकाला जाता है, जैसे बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इस प्रकार ले लेंगे। यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू 20 ग्राम, 20 ग्राम हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा SI सीड इंडेक्स है। और डिस्टेंस कितनी रख रहे हैं, 0.4, ये रहेगा मीटर में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 में। ठीक है, दोनों को चेंज करना है तो 0.4 इंटू 0.2 मीटर इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 मतलब सीड इंडेक्स कितना होता है, 100 दाने के भार को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं, और इंटू 100 इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम निकाल लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम आ जाएगा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आ जाएगा। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि 25 किलोग्राम किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 500 लीटर पानी में 0.5% यूरिया 1 हेक्टेयर के पानी में छिड़काव किया जाए
तो 5 हेक्टेयर के लिए यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 25 किलोग्राम? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम यूरिया की 1 किलो मात्रा निकालेंगे। 1 हेक्टेयर के लिए कितनी यूरिया लगती है इसकी मात्रा पहले निकालेंगे। यूरिया की मात्रा ठीक है 0.5 यहाँ पर दिया हुआ है बटे 100 इंटू 500, कितना 500 यानी कि लीटर में पानी में घोल बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आ जा रहा है 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा यानी कि 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 किलोग्राम आ रहा है ये हमारा यूरिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है 5 हेक्टेयर के लिए कितनी मात्रा निकालना है, तो 1 हेक्टेयर के लिए कितनी हमारी आ रही है यानी कि 2.5 किलोग्राम। अब यही 5 हेक्टेयर के लिए कितनी हो जाएगी यानी कि 2.5 इंटू 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल हमारा हो जा रहा है 12.5। ठीक है, 12.5। अब यहाँ पे देखेंगे किसी ऑप्शन में हमारा 12.5 किलोग्राम नहीं है, यानी कि 5 हेक्टेयर का कितना निकल रहा है, 5 हेक्टेयर में यूरिया कितना लगेगा 12.5 लगेगा। तो इसके जो नज़दीक वाला रहेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा, यानी कि नज़दीक कौन है 10 किलोग्राम है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 किलोग्राम। ठीक है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है निम्नलिखित में से किस खाद में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा कौन सी खाद में सबसे अधिक पाई जाती है, FYM में या मूंगफली की खली में या कुसुम की खली में या पोल्ट्री की खाद में। तो बात करते हैं FYM में कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, 0.5% पाई जाती है नाइट्रोजन, ये आप याद रखेंगे। मूंगफली की खली में कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन, 7.2% पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे कुसुम की खली, ठीक है, कुसुम की खली 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है छिली हुई, ठीक है, एक होती है छिली हुई, एक होती है बिना छिली, एक होती है बिना छिली हुई। ये 2 प्रकार की कुसुम की खली होती है। तो छिली हुई जो रहती है उसमें 7.9% पाई जाती है और जो बिना छिली रहती है उसमें 4.9% इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे दिया है पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री खाद के अंदर 3% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि मूंगफली की खली यानी कि छिली हुई या बिना छिली हुई। तो अगर इस टाइप से नहीं दिया है तो हम मूंगफली के साथ जाएंगे, क्योंकि मूंगफली के अंदर, मूंगफली की खली में 7.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर यही कुसुम की खली छिली हुई दे देता है या बिना छिली हुई, तब हमारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कुसुम के साथ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ, मूंगफली के साथ, क्योंकि 7.2% नाइट्रोजन पाई जा रही है मूंगफली की खली में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो ये वीडियो हर इंसान के पास, हर जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सबके पास ये वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इस क्लास का वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन वह आयात किया जाता है। ठीक है, भारत में निर्माण नहीं किया जाता, निर्मित नहीं किया जाता, लेकिन वो दूसरे देशों से हमको खरीदना पड़ता है, आयात किया जाता है। ठीक है, ये बताना है। तो आपको बताएंगे कौन सा उर्वरक ऐसा हो सकता है, यूरिया, DAP या म्यूरेट ऑफ पोटाश या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। जो लोग आंसर के बारे में सोच रहे थे म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो लोग एकदम करेक्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है ये भारत क्या करता है, निर्माण कभी नहीं करता। पोटाश युक्त जितने भी उर्वरक होते हैं उसका निर्माण भारत एकदम नहीं करता है। भारत क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, भारत क्या करता है, आयात करता है। ये सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है, किस देश से करता है, तो कनाडा देश से करता है। उससे पहले किससे करता था, ये भी आप याद होना चाहिए, उससे पहले जर्मनी से करता था। ठीक है, किससे करता था, जर्मनी से करता था, लेकिन अब इस समय किससे कर रहा है, कनाडा से सबसे ज़्यादा आयात करता है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय उर्वरक है। ठीक है, आपको बताना अम्लीय उर्वरक कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे हम बता चुके हैं एक वीडियो में, कि जिसके अंदर जो अमोनिया युक्त या अमोनिकल उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अमोनियम युक्त उर्वरक जो होते हैं,
अमोनिकल उर्वरक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इस बात को आपको याद होना चाहिए। और जितने भी नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं वो कैसे हो जाएंगे मेरे दोस्त, वो हो जाएंगे क्षारीय उर्वरक हो जाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रेट आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रेट आ रहा है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब क्षारीय उर्वरक हो। यहाँ पर अमोनिकल आ रहा है, ठीक है, अमोनियम युक्त उर्वरक आ रहा है, तो ये अम्लीय उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम नाइट्रेट के अंदर अम्ल क्षारीय तुल्यांक कितना होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रेट के अंदर क्षारीय तुल्यांक हो जाएगा 29। ठीक है, अमोनिकल उर्वरक में अम्लीय तुल्यांक कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 128। ये भी आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट है तो क्षारीय तुल्यांक कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 21। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है और फास्फोरस की मात्रा पूछा है, कितनी पाई जाती है, 18 49%, 46 18%, 46 46% या 18 46। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि डीएपी के अंदर यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 18 पाई जाती है एक, और फास्फोरस की मात्रा 46 पाई जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये दो रूप में पाई जाती है, एक 18 46 के रूप में पाई जाती है, एक पाई जाती है 16 और 48 के % में पाई जाती है, यानी कि उसमें 16% नाइट्रोजन रहती है, 48% फास्फोरस रहती है। दो रूपों में पाई जाती है। तो दोनों ही ऑप्शन कोई भी किसी प्रकार की आप दे दें तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर के साथ। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन जो कि पेपर में उठते हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। आप अगर इस चैनल पर बने हुए हैं तो आप लोग हर वीडियो पर लाइक करिए और चैनल को आगे शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एसएसपी में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में पूछ रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या मैग्नीशियम, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद होना चाहिए कि एसएसपी में आप लोगों को एक थोड़ा सा भी नहीं पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब बात कर लेते हैं एसएसपी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में। फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ये 4 पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में। फास्फोरस की बात करते हैं, कितनी % पाई जाती है, 16% फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो 19% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो 0.3% मैग्नीशियम पाया जाता है, और सल्फर की बात कर लेते हैं तो 12% इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सब आंकड़े हर बार परीक्षा में कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएसपी के बारे में। एक खाद आती है कैन के बारे में। ठीक है, कैन खाद कहते हैं। तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैग्नीशियम, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन हो गया। ये 3 पोषक तत्व इसके अंदर कैन के अंदर पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कैन के अंदर दोबारा देख लेंगे, कैन के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाएगा आपका नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम रहेगा। ठीक है, ना कि क्लोरीन रहेगा। सॉरी दोस्तों, इसमें 3 पोषक तत्व रहेंगे, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी एसएसपी के बारे में हम बता ही दिए हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक की अधिक आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा उर्वरक बताना है कि आर्द्रताग्राही प्रकृति की होता है। यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या सिंगल सुपर फास्फेट। तो सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही वाला जो होता है वो हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा यूरिया। ठीक है, अगर अमोनियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो हम यूरिया के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है तो हम अमोनियम नाइट्रेट पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की भौतिक दशा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। मृदा जल है, मृदा संचार है, मृदा घनत्व है या मृदा पीएच है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मृदा पीएच जो होता है ये क्या है, ये रासायनिक दशा है। क्या है, रासायनिक दशा है, ये आपको याद होना चाहिए। रासायनिक दशा है।
और इसके बाद बात कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। और बाकी ये मृदा जल है, मृदा वायु है, मृदा घनत्व, ये सब भौतिक दशा है। कैसी है? भौतिक दशा है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे पीएच दिया है, तो पीएच का पैमाना कितने से होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, स्केल जो होता है ये कितने तक होता है? ये 0 से लेकर 14 तक होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में 1 से लेकर 14 लिखते हैं। तो इसमें जो 7 पीएच होता है, कितना? 7 पीएच जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, 7 पीएच वाला उदासीन होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा पीएच कितना होना चाहिए? तो फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो पीएच माना गया है 6.5 से लेके 7.5। ठीक है, 6.5 से लेके यानी कि 6.5 से लेके 7.5 पीएच मान फसल उत्पादन के लिए या अच्छी मृदा के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की स्पेयर जो होती है, मंडल होता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो आप लोग जानते हैं समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो होता है बढ़ता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। श्रोभ मंडल सबसे नीचे की होती है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थूल घनत्व अधिक होता है? रेतीली मृदा का, काली मृदा का, दोमट मृदा का या कार्बनिक मृदा का? तो आप लोगों को बता देने सबसे ज़्यादा किसका होता है स्थूल घनत्व? तो ये हो जाएगा रेतीली का। ठीक है, रेतीली का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? दोमट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगाना है दोमट का, उसके बाद क्ले का। ये 3 ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर रेतीली नहीं दिया है तो आप दोमट के साथ जाएंगे, दोमट नहीं दिया है तो क्ले के साथ जाएंगे। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रेतीली मृदा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पूछ रहा है यूरिया के खोजकर्ता कौन है? एम.एच. रावले, एफ. होलर या दोनों या हैबर और ब्रोच? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर यूरिया की खोज के बारे में दोस्तों पूछ रहा है तो आप हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, क्योंकि एम जो है रावले ये खोज करता है यूरिया के। ठीक है, क्या है? खोज करता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि संश्लेषण किसने किया था सबसे पहले यूरिया का? तो संश्लेषण सबसे पहले किया था कि एफ होलर ने किया था। ठीक है, संश्लेषण इनके द्वारा किया गया था, एफ होलर के द्वारा। हैबर और ब्रोच क्या है? ये यूरिया बनाने की एक प्रकार की विधि है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, अगर आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में बने हैं तो आप लोगों को कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आसानी से आप लोगों को कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना टाइम पास किए हुए क्लास को लिया जाता है और एकदम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कौन सी हरित गृह गैस सबसे अधिक होती है? ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी हरित गृह गैस कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो आपको बता देते हैं हरित गृह जो गैस होती है, हरित गृह गैस सबसे अधिक कौन सी हो जाएगी? CO2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी? CH4 हो जाएगी। इसके बाद कौन सी? CFC हो जाएगी, CFC हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? N2O हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाएगी N2O, ये हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन में देख रहे हैं CO2 दिया हुआ है, तो हरित गृह गैस सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर के साथ चले जाएंगे। ठीक है, एक पूछता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बाद में ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा हरित गृह में हानिकारक गैस कौन सी होती है? ठीक है, हानिकारक गैस के भी बारे में आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाती है CFC पहुंचाती है, उसके बाद N2O पहुंचाती है, उसके बाद CH4 पहुंचाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। धान के खेत में गैस कौन सी होती है? CH4 यानी कि मीथेन गैस होती है। ठीक है, और धान के खेत में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त गैस सबसे ज़्यादा लॉस होने वाली N2O होती है। ये आपको याद होना चाहिए ये सब। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक की प्रकृति उदासीन होती है? प्रकृति बताना है उदासीन किस उर्वरक की होती है? कैन की, यूरिया की, अमोनियम सल्फेट की या रॉक फास्फेट की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन के साथ चले जाएंगे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन को क्या कहा जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेता है। कैन को क्या कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका पूरा फुल नेम होता है। ठीक है,
यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। उसके बाद अमोनियम सल्फेट जो होता है ये भी किस प्रकार का उर्वरक है, ये भी अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। रॉक फास्फेट जो उर्वरक होता है ये क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है, ठीक है, किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है, जो कि अधिक अम्लीय भूमि है, जो हमारी भूमि होती है अगर अधिक अम्लीय भूमि हो गई है तो उसमें हम कौन सा उर्वरक डालेंगे, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक भारत में आयात किया जाता है, पीछे बता चुके हैं। देखते हैं एसएसपी है, डीएपी, अमोनियम फास्फेट या यूरिया। तो आप लोग जानते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, ये आयात किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। जितने भी पोटाश युक्त उर्वरक होते हैं वो आयात ही किए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वे उर्वरक जिनको पौधे के पास दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसा उर्वरक का नाम बताना है जो पौधे के एकदम पास में दिया जाता है, उसे कहते क्या है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है बैंड प्लेसमेंट, हिल प्लेसमेंट, रो प्लेसमेंट या टॉप प्लेसमेंट या टॉप ड्रेसिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो बेड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पौधे के पास, इसको कहां पर देते हैं, पौधे के पास दिया जाता है, और कतार में भी दिया जाता है, कतार में भी दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दूसरे की हिल प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ये क्या, पौधों के पास दिया जाता है, ठीक है, ये पौधों के पास दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। रो प्लेसमेंट क्या होता है, रो प्लेसमेंट यानी कि कतार में दिया जाता है, ठीक है, कतार में दिया जाता है उर्वरक रो प्लेसमेंट में। टॉप ड्रेसिंग में खड़ी फसल में दिया जाता है, ठीक है, खड़ी फसल में दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, फसल में दिया जाता है, खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग द्वारा देते हैं, ठीक है। और रो प्लेसमेंट कतार में दिया जाता है, हिल प्लेसमेंट पौधे के पास दिया जाता है, और इसके बाद बेड प्लेसमेंट पौधे के पास। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, पौधे के पास मतलब हिल प्लेसमेंट में दिया जा रहा है और बेड प्लेसमेंट में भी दिया जा रहा है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, ठीक है, क्योंकि पौधे के पास जो दिया जाता है हिल प्लेसमेंट में ही दिया जाता है, और बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बेड प्लेसमेंट में भी पौधे के पास दिया जाता है और कतार में भी दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 काफी बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, हर एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की जिंक के बाद कमी पाई जाती है। पहले तो आप लोग जानते हैं कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, Zn की कमी पाई जाती है। यहाँ पे दे चुका है, बता चुका है कि सूक्ष्म पोषक तत्व में Zn की कमी के बाद पूछ रहा है। सेकंड नंबर पे किसकी कमी पाई जाती है, सल्फर की, बोरान की, नाइट्रोजन की या मैग्नीशियम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, इसमें बोरान की, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म पूछ रहा है तो Zn के बाद किसकी कमी पाई जाएगी, ये बोरान तत्व की कमी पाई जाएगी। अगर मुख्य पोषक तत्व की पूछ रहा है, मुख्य पोषक तत्व में सबसे ज्यादा कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की पाई जाती है, इसके बाद फास्फोरस की पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य पोषक तत्व की हो गई। अगर द्वितीय पोषक तत्व में पूछ रहा है किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो आप लगाएंगे सल्फर, ठीक है। इतने पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है हमारी मृदाओं में, यानी कि भारतीय मृदाओं में। तो ये सब चीजें आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अगर मुख्य पोषक तत्व पूछ रहा है तो नाइट्रोजन, और उसके बाद फास्फोरस, सेकेंडरी पूछ रहा है तो सल्फर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पीछे क्वेश्चन हम करवाए हैं, उसमें बताए थे कि मतलब 1000 दाने के वजन को क्या कहा जाता है, पीछे बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को याद है कि नहीं है ये आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया है, पूछ रहा 1000 दानों के वजन को क्या कहा जाता है। 100 दाने के वजन को बताए थे सीड इंडेक्स कहते हैं, लेकिन 1000 दाने के भार को क्या कहा जाता है ये हम नहीं बताए थे, ठीक है, ताकि आप लोग भी दिमाग चला लीजिए। तो यहाँ पे पूछा 1000 दाने के वजन को क्या कहा जाता है, तो 1000 दाने के भार को क्या कहते हैं, परीक्षण भार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, 100 दाने के भार को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। 100 दाने के वजन को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। 1000 दाने के वजन को क्या कहते हैं, परीक्षण भार कहा जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधा जो होता है बोरान किस रूप में लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को बता रहे हैं कि पौधा जो होता है बोरान किस रूप में लेते हैं, तो ये लेता है H3BO3 के रूप में लेता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि H3BO3 के रूप में लेता है। बोरान जो होता है ये किस रूप में होता है, तो ये H3BO3 के रूप में होता है। आयन के रूप में ये नहीं लेता है, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। पूछ रहा फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा होती है, ठीक है, Fe की मात्रा बताना है। तो 23% होती है, 19%, 33% या 23%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 19%, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं, Fe+2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19%, ठीक है। ये है फेरस सल्फेट, ठीक है, क्या है, फेरस सल्फेट है। कभी कभी ऑप्शन घुमा देता है, पूछ लेता है Fe+3, ठीक है, ये हो जाएगा 23%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 23%, यानी कि जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 23% लिखा हुआ है, ये हो जाएगा फेरिक सल्फेट का, ठीक है। किसका हो जाएगा, फेरिक सल्फेट का हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, सल्फेट। फेरस पूछ रहा है या फेरिक पूछ रहा है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़कर तभी आंसर देना है। अगर फेरिक पूछ रहा है तो 23% के साथ जाएंगे, अगर फेरस पूछ रहा है तो 19% के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जो होता है पौधों को उपलब्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है उपलब्ध होता है, जल बताना है, केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल या गुरुत्वाकर्षण जल। तो आप लोगों को बता चुके हैं, पीछे की वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा जल उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा जल उपलब्ध होता है, तो केशिकीय जल जो होता है ये उपलब्ध होता है। यहाँ पे दो दिया है कि आर्द्रताग्राही जल और गुरुत्वाकर्षण जल, ये नहीं उपलब्ध होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, ठीक है। इसमें से बताना है नहीं है। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व तो है पूछ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली लगा देते हैं कि मतलब Fe है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं है सूक्ष्म पोषक तत्व, तो ये आपको बताना है Fe है, सोडियम है, कैल्शियम है या सेकंड और थर्ड दोनों है। तो इसमें करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन नहीं है। यानी कि सोडियम की बात करें तो ये क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्व होता है, ठीक है। ये क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्व होता है, उपापचयी पोषक तत्व होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम द्वितीयक पोषक तत्व है, ठीक है। कैल्शियम क्या है, द्वितीय पोषक तत्व। यहाँ पे Fe जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड और थर्ड, सोडियम और कैल्शियम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस फसल की जलमांग जो होती है अधिक होती है, ठीक है। गन्ना की, धान की, गेहूं की या सरसों की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो गन्ना की देख लेते हैं कितनी जलमांग होती है। तो गन्ना की जो जलमांग होती है 1500 से लेके 2500 यम होती है, ये आपको याद होना चाहिए। धान की बात कर लेते हैं, धान की जलमांग जो होती है 900 से लेके ये हो जाएगी 2500 यम हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी धान की। गेहूं की जलमांग की बात कर लेते हैं, 450 से लेकर ये हो जाएगी 650 यम होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों की जलमांग जो होती है 500 से लेकर ये 700 यम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गन्ने की जलमांग सबसे अधिक है, ठीक है। कितनी होती है, 1500 से लेकर 2500 यम होती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धान में हमेशा पानी भरा रहता है, सबसे ज़्यादा धान जो होती है इसकी जलमांग अधिक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धान जो होती है हमारी ये कितने 4 से लेके 6 माह की फसल है, ठीक है। 4 से लेकर 6 माह की है। और गन्ना जो हमारी है ये 18 माह की फसल है, ठीक है। 18 माह की फसल होती है। तो सबसे ज़्यादा जलमांग गन्ने की होगी और उसके बाद धान की। अगर गन्ना नहीं दिया ऑप्शन में तब आप धान के साथ जा सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये टीजीटी और पीजीटी मुख्य रूप से बनाई जा रही है। बाकी जितने भी एग्जाम होंगे एग्रीकल्चर के, चाहे IBPS, AFO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, टीजीटी, पीजीटी, जो भी IBPS से संबंधित एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में ये मोस्ट हेल्प आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर पढ़िए अगर आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।